हाँ जी बच्चे, आज आप करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो चैप्टर है उसको कल करेंगे और आज हम करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कम से कम आप आज 40 या 45 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, तो वन बाय वन कॉपी पेन ले लीजिए, नोट भी करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, परिसंचरण तंत्र में ट्यूबर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। परिसंचरण तंत्र, यह सिंपल भी पूछ ले आपसे, कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन को। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ट्यूमर एक टाइप से कैंसर होती है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का, समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप होता है, आपको अच्छे से पता भी होगा। आइसोटोप्स, किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक, किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई इतनी बातें? तो देखो, सिंपली भी आपसे पूछ लिया जाए कि ट्यूमर का या ब्रेन ट्यूमर का, या सिंपली पूछ लिया जाए परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप किस समस्थानिक, कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है, कोबाल्ट 60। क्या नाम आता है भाई? कोबाल्ट 60, यानी कोबाल्ट का एक समस्थानिक है कोबाल्ट 60। इसका प्रयोग किया जाता है परिसंचरण तंत्र में ट्यूमर का पता लगाने के लिए। कैंसर से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कैंसर के इलाज को क्या बोलते हैं, तो कैंसर के इलाज को बोलते हैं बच्चे कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है, कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कैंसर के अध्ययन को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाती है? तो स्टडी ऑफ कैंसर जो होती है वो होती है ओंकोलॉजी। क्या होती है बच्चे? ओंकोलॉजी। उसी टाइप से आपसे पूछ लिया जाएगा, भी बताइए कैंसर का प्रयोग किस, मतलब कि रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा प्रयोग होता है, तो रेडोन जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में फिजियोथेरेपी के रूप में किया जाता है। समझ में आई है? कंप्लीट है इतना? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक्स। ध्यान में रखना, ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। उसी तरीके से परमाणु संख्या अलग अलग हो, परमाणु भार समान हो तो समभारिक हो गया। परमाणु संख्या समान हो, ठीक है, और परमाणु भार अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये चीजें सारी की सारी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने ध्यान में रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है, नुकसान होता है, तो कौन सा आयन बनता है? तो कौन सा आयन बनता है? जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है तो कौन सा आयन बनता है? तो आप बताएंगे भाई कौन सा आयन बनता है? धनायन। ठीक है, धनायन। कौन सा आयन बनता है भाई? धनायन बनता है। क्या बनता है? धनायन। यानी कि
पॉजिटिव आयन जो है वो बन जाता है, धनायन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन को खोता है, धनायन बनता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो कौन सा आयन बनेगा, ऋण आयन। जब इलेक्ट्रॉन गेन करे तो कौन सा बनेगा, ऋण आयन, ऋण आयन। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस कौन सी है। फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस कौन सी है। फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस कौन सी है, आंसर क्या आएगा। तो फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है, क्लोरीन। ठीक है, कौन सी, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। उसी तरीके से क्लोरीन से और क्वेश्चन कौन से बनते हैं, आंसू गैस के नाम से किसे जाना जाता है, क्लोरीन को। क्लोरीन से ही एक यौगिक बनता है जो आंसू गैस के रूप में यूज होता है, क्लोरो आइसोटोन कहा जाता है इसे या फिर आप क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। तो इस टाइप का अगर पेपर में ऑप्शन आ जाए तो भी क्या रहेगा, सही रहेगा। तो भी क्या रहेगा भाई, सही आंसर आपका होगा। उसी टाइप से आपसे नेक्स्ट पूछ लिया जाए कि भाई बताइए, पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी को जीवाणुनाशक बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। पानी को जीवाणुनाशक बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, क्लोरीन। पानी को जीवाणुनाशक बनाने के लिए भी किस गैस का प्रयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग होता है। बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है। क्या क्वेश्चन है बच्चे, कि बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या आएगा भाई, अमोनियम क्लोराइड। क्या आंसर आएगा, अमोनियम क्लोराइड। कि बर्तनों में कलई करने के लिए प्रयोग होता है किसका, अमोनियम क्लोराइड का। किसका प्रयोग होता है, अमोनियम क्लोराइड का। बर्तन जो बनते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। किसके बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के। और जो स्टेनलेस स्टील है वो एक एलॉय है, ये एक क्या है, मिश्र धातु है। आपको मिश्र धातुएं मैंने बहुत अच्छे से करवा दी ना। तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, लोहा, निकेल और क्रोमियम की। लोहा, निकेल और क्रोमियम मेनली ये होते हैं। अगर चौथा यहाँ पे कुछ लिखा आएगा तो वो क्या लिखा आएगा, कार्बन। क्या लिखा आएगा, कार्बन। लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन। समझ में आ गई इतनी बातें। तो उसके बाद में बर्तनों से ही क्वेश्चन बन सकता है, नॉन स्टिकी बर्तन किसके बने होते हैं। नॉन स्टिकी बर्तन, काले बर्तन जो होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, काले बर्तन। ये काले बर्तन बने होते हैं किसके, टेफ्लॉन के। किसके बने होते हैं, टेफ्लॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई, टेफ्लॉन के बने हुए होते हैं। यानी कि एक एक क्वेश्चन से आप अच्छे क्वेश्चन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आतिशबाजी में हरा रंग किस कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आतिशबाजी में हरा रंग किस कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किस कारण होता है। ठीक है, आतिशबाजी में हरा रंग किस कारण होता है, तो आंसर क्या आएगा, बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। उसी टाइप से आपसे पूछ लिया जाए, आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में लाल रंग होता है बच्चे, स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है, किसकी उपस्थिति के कारण, स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। समझ में आई है। आतिशबाजी में नीला रंग किस कारण, पीला सॉरी, आतिशबाजी में पीला रंग किस कारण होता है। आतिशबाजी में पीला रंग होता है सोडियम की उपस्थिति के कारण। आतिशबाजी में पीला रंग होता है किस कारण, सोडियम की उपस्थिति के कारण। मेनली ये ऊपर वाले दो पूछे जाएंगे, बेरियम और स्ट्रोंशियम वाला, बट पीला भी याद रख लो किसके कारण होता है, सोडियम के कारण। उसी टाइप से नीला रंग, नीला रंग किस कारण होता है, तो नीला रंग होता है तांबे में के कारण। नीला रंग होता है तांबे की उपस्थिति के कारण, तांबा डाल देते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें।
होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। किस गैस में से सड़ी हुई मछली की गंध आती है? सड़ी हुई मछली की गंध आती है। किस गैस में से सड़ी हुई मछली की गंध आती है? तो इसका जो सही आंसर आएगा बच्चे वो आएगा ओजोन यानी कि O3। ओजोन यानी कि O3। ओजोन गैस जो है, आपको पता है कि ओजोन गैस वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। अब ये जो समताप मंडल है, इसमें जो ओजोन गैस पाई जाती है वायुमंडल की शोभ मंडल जिसपे हम लगभग रह रहे हैं वो शोभ मंडल है, वायुमंडल वाली परत। इससे ऊपर वाली परत कौन सी है? समताप मंडल। तो इसमें तापमान क्या रहता है? समान रहता है। और यहीं पे ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। किसे बचाती है? पैराबैंगनी किरणों से, यानी कि यूवी रेज से हमें बचाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए ओजोन गैस किन तत्वों को प्रभावित सबसे ज्यादा करती है, तो एक चांदी और दूसरा है जी पारा यानी कि मरकरी। इनको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। समझ में आई इतनी बातें? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया था, शायद यूट्यूब पे भी करवाया हो। चूने के पानी को कौन सी गैस दूधिया बना देती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। चूने के पानी को कौन सी गैस दूधिया बना देती है? तो कौन सी बना देती है? मिल्की कौन सी बना देती है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह चूने के पानी को क्या बना देती है? दूधिया बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, घर में सफेदी करने के लिए यानी कली करने के लिए भी पूछ सकते हैं। या तो ऐसे लिखा आ सकता है घर में सफेदी करने के लिए, या लिखा आ सकता है घर में कली करने के लिए। किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? किया जाता है जी किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम के लिए क्या लिखते हो? Ca, ऑक्साइड के लिए OCaO का प्रयोग किया जाता है। इसका आपको पता है इसका साधारण नेम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, जिसको आप इंग्लिश में क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। होप सो आपको इतनी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई में, या फिर आपसे बोल सकते हो माचिस के शीर्ष में। क्वेश्चन क्या आता है? माचिस के शीर्ष में, या लिखा आता है दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? क्या आंसर आएगा? इसका सही आंसर आएगा लाल फास्फोरस। मैच बॉक्स में यूज होता है मसाले के रूप में लाल फास्फोरस यानी कि रेड फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा तत्व है, एक होता है श्वेत फास्फोरस, एक पीला फास्फोरस, ठीक है, एक काला फास्फोरस। इस टाइप से होते हैं। श्वेत और पीला सेम है, काला फास्फोरस अलग है, लाल फास्फोरस अलग है। यानी कि 3 टाइप के फास्फोरस होते हैं, श्वेत, काला और लाल। श्वेत को आप और किस नाम से जान लेते हैं? पीले के नाम से भी जान लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, लाल फास्फोरस जो है ये माचिस के शीर्ष में यूज होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए ऐसा तत्व कौन सा है
जो हवा के संपर्क में आने से जलता है और उसे जल में रखा जाता है। यानी कि ये क्या है, ये हवा के संपर्क में आने से तो जलता है, हवा के संपर्क में आने से जलता है, आने से जलता है। और इसे कहाँ रखा जाता है, इसे रखा जाता है क्या बोलते हैं, जल में। क्लियर है। और मेनली कौन सा फास्फोरस है, ये मेनली है जी ये व्हाइट फास्फोरस। ऐसा व्हाइट फास्फोरस के साथ में होता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। किस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। सड़ी हुई मछली बता दिया। अब है किस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है, जैसी गंध आती है। किस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। तो किस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है भाई, आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा आपके पास में हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जिसको सूंघने से बंदा बेहोश हो जाता है ना। क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। आंसर क्या आएगा, मीथेन का, यानी कि CH4 का। मीथेन यानी कि CH4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है, कठोरता का क्या कारण है। इंग्लिश में बोलेंगे आप इसे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे। जल जो होता है आपको पता है रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, स्वादहीन होता है, स्वाद भी नहीं होता है ना। तो अब यहाँ पे देखो, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ध्यान में रखिएगा। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। जल दो प्रकार का होता है, एक होता है नरम जल, ठीक है, नरम जल यानी कि सॉफ्ट वाटर। एक होता है कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर। हार्ड वाटर, जो जल पानी में घुलने के बाद में आसानी से झाग देता है उसको नरम जल बोलते हैं, और जो झाग नहीं देता उसको क्या बोलते हैं, कठोर जल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता और एक होती है स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता, ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे टेम्परेरी हार्डनेस और इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब जल को उबालने से जो आसानी से दूर हो जाए वो अस्थायी कठोरता है। जो जल को उबालने से भी ना जाए कठोरता, उसको क्या बोलोगे, स्थायी कठोरता। जो जल को उबालने से भी दूर ना हो उसे क्या बोला जाएगा, उसे स्थायी कठोरता बोला जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा आप कि अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता, जल को उबालने से दूर हो जाए वो अस्थायी। अब अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, सबसे पहले हम देखते हैं अस्थायी। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम Ca लिखते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg लिखते हैं, के बाइकार्बोनेट, क्या डिट्टो ध्यान में रखना है, बाइकार्बोनेट अगर जल में घुले हुए हैं तो वो जल क्या होता है, अस्थायी कठोर होता है। और स्थायी कठोरता की अगर हम बात करें तो स्थायी कठोरता होती है बच्चे, अगर जल में क्या घुले हुए हैं, जल में कैल्शियम
कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही पकड़ के रखना है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर सल्फेट घुले हुए हैं या फिर क्या घुला हुआ है, सल्फेट या क्लोराइड घुला हुआ है, सल्फेट या क्लोराइड घुले हुए हैं, तो जल क्या हो जाता है, स्थायी कठोर हो जाता है। जल क्या हो जाता है भाई, स्थायी कठोर हो जाता है। समझ में आई है? समझ में आ गया होगा इतना तो, क्लियर है? ठीक है, तो उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चेक कर सकते हो, मेरे हाथ में फोन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करवा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपसे पूछा जाए, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? किमें 5 मिनट। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ कॉस्मोस, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या बताएंगे? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है भाई साहब? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी। उसके बाद में नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अबिंदुकता के उपचार के लिए, अबिंदुकता के उपचार के लिए, अबिंदुकता रोग है आंख से जुड़ा हुआ, जिसमें वस्तु जो है एक जगह पर स्थिर नहीं दिखाई देती, हिलती हुई दिखाई देती है, उसको बोलते हैं अबिंदुकता। के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या आएगा? प्रयोग किया जाता है जी बेलनाकार लेंस का। किसका प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंसेज का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अबिंदुकता के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई इतनी बातें? मायोपिया के लिए, मायोपिया जिसको आप बोलते हो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर की। और मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? अवतल लेंस का। उसी टाइप से एक होता है दूर दृष्टि दोष या दृग दृष्टि दोष, जिसमें आपको दूर दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तो निकट की वस्तुओं को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपका, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो ने ही सबसे पहले गैलेक्सी यानी कि तारामंडल को देखा था। ध्यान में रखिएगा ये बात भी, गैलीलियो गैसे गैलेक्सी, गैसे गैलीलियो। ठीक है, गैसे गैलेक्सी, गैसे गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? सॉरी भाई, तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा खराब, इसी वजह से क्लास नहीं हो पाई और आज बड़ी मुश्किल हो रही है। वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य किसकी ऐसा यूनिट है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम
जो है वो ऐसा यूनिट है किसकी, तरंग दैर्घ्य की। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है बार। आपको पता है बार से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब, यानी कि एक तरीके से दाब मापने की इकाई है। क्या मापते हैं, दाब, ठीक है, बार। उसी टाइप से दाब मापने की एक इकाई होती है पास्कल। क्या होती है, पास्कल। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एक बार। समझ में आई इतनी बात। नेक्स्ट है प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की का एसआई मात्रक क्या है। रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है जी, ओम, OHM, ठीक है, OHM। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। भौतिक आधार है, यह किसने कहा था। यह किसने कहा था। तो आंसर क्या आएगा, हेक्सले ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था, हेक्सले ने। तो ये थी भाई अपनी आज की क्लास, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और सारी बहुत सारी क्लासेस जब तक एग्ज़ाम नहीं होता आपके लिए कंडक्ट करवाएंगे। एक अपन मैराथन भी रखेंगे, ठीक है। तो आप तैयार रहिएगा। थोड़े थोड़े बस 1-2 दिन और लगेंगे रिकवरी में। क्लास इतने इतने टाइम की डेली रहेगी, जितना करवाऊँ उतने करते रहना आप, क्योंकि अपना जब कंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है ना, तो आप चीज़ों पे डाउट मत किया कीजिए। कंटेंट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको वैल्यूएबल लगेंगे ये जो कोर्स आपने परचेज किया है जब आप पेपर दे के आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।